और उसी की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं रेगिस्तान पर विजय पाने की पूरी कोशिश करूंगा। मगर आप लोग भी अपने अपनी ईश्वर की कसम खाकर वादा कीजिए कि आप हर हालत में मेरा हुक्म मानेंगे। रेगिस्तान में हुक्म न मानने का मतलब है मौत। भीड़ में कुछ फुसफुसाहट हुई। हर आदमी और औरत अपनी अपनी ईश्वर की कसम खा रहा था। लड़के ने यीशु मसीह की कसम खाई। अंग्रेज चुप ही रहा। आम शपथ ग्रहण के मुकाबले फुसफुसाहट का यह सिलसिला कुछ लंबा ही चला। लोग अपनी सुरक्षा के लिए भी प्रार्थना कर रहे थे। बिगुल की पुकारती आवाज के साथ ही सब लोग अपनी अपनी सवारियों पर चढ़ गए। उस लड़के और अंग्रेज ने ऊंट खरीदे थे, इसलिए उन पर चढ़ने में उन्हें थोड़ी परेशानी हुई। लड़के को अंग्रेज वाले ऊंट पर दया भी आई, क्योंकि उस पर किताबों के बहुत सारे बक्से लदे थे। संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती है। अंग्रेज ने बातचीत का सिलसिला वहीं से फिर शुरू किया जहां से वह माल गोदाम में छूट गया था। मैं आज यहां हूं क्योंकि मेरे एक दोस्त ने उस अरब के बारे में सुना था। कारवां आगे बढ़ने लगा था और अंग्रेज जो कुछ भी कह रहा था उसे सुन पाना असंभव हो गया था। लेकिन लड़के को मालूम था कि वह अंग्रेज उस रहस्यमय कड़ी के बारे में बताने जा रहा था जो एक वस्तु को दूसरी वस्तु से जोड़ती है। वही कड़ी जिसने उसे गडरिया बनाया था। बार बार वही सपने दिखाए थे। वही उसे अफ्रीका ले आई थी, जहां उसकी मुलाकात बूढ़े बादशाह से हुई और उसे एक ठग ने ठगा भी, ताकि वह क्रिस्टल व्यापारी के पास जा सके। और जो जो कोई अपनी नियति को पाने के पास पहुंचता है, वह नियति उसके जिंदा रहने का असली कारण बन जाती है, लड़के ने सोचा। कारवां पूर्व दिशा की ओर चल दिया। पूरी सुबह वह यात्रा करता रहा और जब सूरज एकदम सिर पर आ गया तो उस प्रखर गर्मी में थोड़े विश्राम के लिए रुक गया। ढलती दोपहर में उसने अपनी यात्रा फिर से शुरू की थी। लड़के ने अंग्रेज से शायद ही कोई बात की हो और वह अंग्रेज भी अपनी किताबों में ही डूबा रहा। लड़का बड़े धीरज से रेगिस्तान में लोगों और जानवरों का धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना देखता रहा। अब सब कुछ भिन्न था उस दिन की अपेक्षा जिस दिन उन्होंने यात्रा शुरू की थी। कितनी घबराहट, कितनी चीख चिल्लाहट थी उस दिन। बच्चों का रुदन और जानवरों की हिनहाट, ऊपर से गाइड और व्यापारियों की घबराहट। बाबा रे बाबा। रेगिस्तान में तो बस निरंतर बहने वाली हवा की ही आवाज थी और उसके साथ थी आगे कदम रखते हुए जानवरों के खुरों की आवाज। गाइड भी एक दूसरे से बहुत कम बात कर रहे थे। मैंने इन रेत के टीलों को कितनी ही बार पार किया है, मगर रेगिस्तान इतना विशाल है और क्षितिज इतनी दूर की आदमी उसके सामने अपने को बहुत छोटा पाने लगता है और चुप्पी साध लेता है। उसके ऊंट चालक ने रात के वक्त यह बात कही। लड़के ने बड़ी सहानुभूति से समझ लिया कि वह क्या कहना चाहता है। हालांकि इससे पहले उसने रेगिस्तान में कभी कदम भी नहीं रखा था। वह जब भी समुद्र या अग्नि को देखता था तो वह चुप हो जाता था उसकी मौलिक कुदरती शक्ति को देखकर। मैंने भेड़ों और क्रिस्टलों से भी काफ़ी कुछ सीखा है, लड़के ने सोचा। तो मैं रेगिस्तान से भी कुछ सीख सकता हूँ। यह भी तो कितना पुराना है और कितना समझदार। हवा थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लड़के को याद आया वह दिन जब वह तरीफा के किले की दीवार पर बैठा था और ऐसी ही हवा उसके चेहरे को झकझोर रही थी। उसे अपनी भेड़ों की ऊन याद आ गई। भेड़ें जो अंडलूसिया के चारागाहों में पानी और चारे की तलाश में घूम रही होंगी। वे भेड़ें अब मेरी कहाँ रही, उसने अपने आप से कहा। अब तो उन्हें अपने नए गडरिये मालिक की आदत पड़ गई होगी। हो सकता है मुझे भूल भी गई हो। चलो अच्छा है। भेड़नुमा सभी जानवर जिन्हें आदत है इधर उधर घूमने की, वे बस आगे बढ़ जाना ही जानते हैं। उसे व्यापारी की लड़की का ध्यान आया। अब तक तो उसकी शादी अवश्य ही हो गई होगी, किसी बेकरी वाले से या फिर किसी गडरिये से जो पढ़ा लिखा हो और उसे मजेदार कहानियां सुना सकता हो। आखिर वह एक अकेला तो नहीं है इस दुनिया में। मगर वह उत्तेजित था अपनी उस सहानुभूति पर जिसके जरिए उसने ऊंट वाले की बात के मतलब निकाल लिए। शायद वह भी अब उस सर्वव्यापक भाषा को समझने लगा था जो लोगों के अतीत और वर्तमान से संबंध रखती है। उसकी माँ उसे पूर्वाभास का नाम देती थी। लड़के को समझ में आने लगा कि पूर्वाभास और कुछ नहीं, हमारी आत्मा का एकाएक सर्वव्यापी जीवन धारा में समा जाना है, जहाँ सभी लोगों का इतिहास एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। वहाँ सब कुछ लिखा हुआ है, तभी हम सब कुछ जान लेते हैं। मकतूब। लड़के को क्रिस्टल व्यापारी की बात स्मरण हो आई। रेगिस्तान के कुछ हिस्से एकदम रेतीले थे और कुछ चट्टानों वाले। जब सभी कारवा के सामने कोई बड़ी चट्टान आ जाती तो उसे घूमकर पार कर लिया जाता, पर जब कोई बहुत बड़ी और दूर तक फैली चट्टान रास्ता रोक लेती तो कारवा को अपना रास्ता बदलना पड़ता।
जहाँ कहीं रेत की परत बहुत पतली होती तो जानवर भारी रेत तलाशते, जो उनके खुरों के लिए ज़्यादा आरामदेह होती थी। कुछ जगहों पर जमीन सूखे तालाबों के नमक से पट गई थी। ऐसी जगह आने पर जानवर अड़कर रुक जाते तो सबको उनकी पीठ से नीचे उतरना पड़ता। तब चालकों को सवारी के सामान को भी अपने कंधों पर लादकर पूरी दूरी को पार करना पड़ता। उसके बाद फिर से ऊँटों पर सामान और सवारियां लद जाती। अगर कोई ऊँट वाला बीमार पड़ जाता या मर जाता तो पर्ची डालकर नया चालक तैनात कर दिया जाता। इसकी वजह एक ही थी कि चाहे जितनी भी बाधाएं आए, कारवां का निरंतर आगे बढ़ते जाना उस दिशा में जिधर कुतुबनुमे की सुई इशारा करती थी। रास्ते में कोई बाधा आ जाती तो कारवां थोड़ा घूमकर उस बाधा को पार करते हुए फिर अपने रास्ते पर आ जाता। कुतुबनुमे के साथ साथ जगमग चमकता भोर का तारा भी उनका मार्ग निर्देशित कर रहा था और उन्हें बताता कि नखलिस्तान उस तरफ है। और वे सही दिशा में आगे बढ़ रहे थे, जहां पानी है, खजूर के पेड़ हैं और लोगों की बस्ती है। फिर अंग्रेज ही था जो इस सबसे बेखबर अपनी किताबों में खोया हुआ था। किताब तो उस लड़के के पास भी थी और उसने उसे पढ़ने की कोशिश भी की थी, मगर आगे बढ़ते कारवां को देखने और साए साए करती हवा को सुनने में उसकी ज़्यादा दिलचस्पी थी। जैसे जैसे उसने ऊँट को समझना शुरू किया तो एक रिश्ता सा कायम हो गया और किताब को उसने एक और फेंक दिया। हालांकि उसे अंधविश्वास था कि जब भी वह किताब खोलेगा उसे कोई ना कोई महत्वपूर्ण जानकारी अवश्य मिलेगी, मगर उसने इस विचार को फिलहाल छोड़ दिया। ऊँट चालक से उसकी दोस्ती हो गई। रात को जब वे अलाव के पास बैठते तो वह उसे अपने गढ़विया जीवन के अपूर्व अनुभव सुनाता। ऐसी एक बातचीत में ऊँट चालक ने अपने जीवन के बारे में भी बताया। मैं अल कैरम के पास ही रहता था। मेरे अपने बगीचे थे, बच्चे थे और मैं एक ऐसी जिंदगी जी रहा था जो मेरे जिंदा रहते बदलने वाली नहीं थी। एक साल जब खेती बहुत अच्छी हुई तो हम सब मक्का गए, जिंदगी का एक अहम फर्ज अदा करने। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई चिंता नहीं होगी। ऐसे में एक दिन भूकंप आ गया, धरती कांपने लगी, नील नदी में बाढ़ आ गई, तेज पानी किनारे तोड़कर बहने लगा। मैं सोचता था कि कुछ होगा भी तो दूसरों लोगों के साथ होगा, मेरे साथ नहीं। पड़ोसी डर रहे थे कि उनके जैतून के सारे पेड़ बाढ़ में बह जाएंगे। मेरी बीवी को डर था हम अपने बच्चों को खो देंगे। मुझे लगा अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। खेतों की सारी मिट्टी तबाह हो गई। तब रोजी रोटी के लिए मुझे दूसरा काम ढूंढना पड़ा। तभी से मैं ऊँट चलाने वाला बन गया। मगर उस हादसे से मुझे अल्लाह की वह बात समझ में आ गई, उन लोगों को अज्ञात से कभी भयभीत नहीं होना चाहिए जिन्हें मालूम है कि उनकी ज़रूरतें क्या है, वे क्या चाहते हैं और उन्हें हासिल कैसे किया जा सकता है। हमें डर लग रहा था कि हमारे पास जो है उसे हम खो न दें, चाहे वो अपनी ज़िंदगी हो या जायदाद। मगर यह डर उस दिन खत्म हो जाता है जब हम समझने लगते हैं कि हमारी जीवन गाथा और इस विश्व का इतिहास सब कुछ उसी के हाथ से लिखा हुआ है। कभी उसके कारवां की मुलाकात किसी दूसरे कारवां से हो जाती। आपके पास जरूर कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसकी ज़रूरत दूसरे को होती है, और यही बात वास्तव में बताती है कि सभी कुछ एक ही के हाथों लिखा गया है। ऐसी ही बातें अलाव के पास बैठकर होती। ऊँट चालक एक दूसरे को रेगिस्तानी आंधियों की जानकारी देते और रेगिस्तान की कहानियों का सुनना सुनाना चलता रहता। कभी कभी टोप पहने हुए कुछ रहस्यमय लोग सामने आ जाते थे। वे बद्दू थे और उनका काम था कारवां के रास्ते की निगरानी करना। वे चोरों और बर्बर कबीलों के बारे में चेतावनी भी देते थे। वैसे वे चुपचाप आते और वैसे ही चले भी जाते। वे सिर से पैर तक काला लबादा पहने होते थे, जिनमें से सिर्फ उनकी आंखें ही चमकती थी। एक रात एक ऊँट चालक वहां आया जहां अंग्रेज और वह लड़का आग ताप रहे थे। उसने कहा, ऐसी अफवाहें हैं कि कबीलों में लड़ाई छिड़ गई है। तीनों चुप हो गए। लड़के को लगा कि वातावरण में कुछ डर पैदा हो गया है। हालांकि किसी ने कुछ कहा नहीं था। एक बार फिर वह शब्द विहीन भाषा का अनुभव कर रहा था, भाषा जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त थी। अंग्रेज ने पूछा, कोई खतरे की बात तो नहीं? आप एक बार रेगिस्तान में घुस जाओ तो फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं है, ऊँट चालक ने कहा। और जब वापस जा ही नहीं सकते तो आपको इस बात की चिंता करनी पड़ती है कि आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। रही खतरों की बात, वह सब तो अल्लाह के रहमो करम पर है। अपनी बात खत्म करते हुए उसने फिर वही शब्द दोहराया, मकतूब। ऊँट चालक चला गया तो लड़के ने अंग्रेज से कहा, तुम्हें कारवां की ओर अपना ध्यान ज़्यादा लगाना चाहिए। सोचो, हम कई बार दिशा बदलकर घूम कर जाते हैं, मगर मंजिल हमेशा एक ही रहती है। तुम्हें दुनिया के बारे में और बहुत कुछ पढ़ना चाहिए, अंग्रेज ने जवाब में लड़के से कहा।
किताबें भी तो कारवा की ही तरह होती है। कारवा के लोगों और जानवरों का यह बड़ा हुजूम तेजी से चलने लगा। दिन तो हमेशा ही चुप्पी में बीतते थे, अब तो रातों में भी जब लोग अभ्यस्त थे, लोग चुप्पी साधे बैठे रहते थे। और एक रोज कारवा के सरदार ने तय किया कि अब से रात को कोई भी आग नहीं जलाएगा, ताकि कारवा की तरफ किसी का ध्यान न आकृष्ट हो। सभी यात्री अब रात के समय जानवरों को एक गोलाकार घेरे में खड़ा कर लेते और सब एक साथ उनके बीचों बीच सो जाते। इससे रात की रेगिस्तानी ठंड से थोड़ा बचाव भी हो जाता। सरदार ने जगह जगह बंदूकधारी पहरेदार भी लगा दिए थे। एक रात अंग्रेज को नींद आ रही थी। उसने लड़के को अपने साथ लिया और पड़ाव के इर्द गिर्द फैले रेतीले टीलों की तरफ टहलने निकल गया। पूर्णिमा की रात थी। लड़के ने अंग्रेज को अपनी पूरी कहानी सुना डाली। अंग्रेज को खास तौर से लड़के की क्रिस्टल की दुकान में काम करने और उसकी प्रगति की कहानी ने मंत्रमुग्ध कर दिया। उसने लड़के से कहा, यही वह सिद्धांत है जिससे सब चीजें बंधी है। कीमियागारी में इसे ही सृष्टि की आत्मा कहा गया है। जब तुम पूरे दिल से किसी चीज को पाना चाहते हो, तभी तुम उस विश्वात्मा के सबसे नजदीक होते हो, और यह शक्ति सदैव सकारात्मक होती है। अपनी बात आगे बढ़ाते हुए उसने कहा, ऐसा नहीं है कि यह बात केवल मानवता को तोहफा है, बल्कि दुनिया की हर चीज में यह आत्मा मौजूद है, चाहे वह कोई पदार्थ हो, सब्जी हो, जानवर हो या केवल विचार। पृथ्वी पर जो भी है सदैव परिवर्तनशील है, चूंकि पृथ्वी स्वयं गतिशील है और उसकी भी एक आत्मा है। हम उसी वृहद आत्मा का एक भाग हैं, इसलिए हमें पता नहीं रहता कि वह लगातार हमारे लिए काम कर रही है। तभी क्रिस्टल के दुकान पर काम करते हुए शायद तुम्हें अनुभव हुआ हो कि वे गिलास भी तुम्हारी सफलता के लिए काम कर रहे थे। लड़के ने उस बारे में सोचा, चांद की तरफ देखा, चांदनी में नहाए रेगिस्तान को देखा और कहा, मैंने गौर से कारवा को रेगिस्तान पार करते हुए देखा। इन दोनों की भाषा एक ही है, इसलिए रेगिस्तान कारवा को अपने ऊपर से गुजरने देता है। वह कारवा के हर कदम को बड़े ध्यान से देखता परखता है कि वह समय के साथ है या नहीं। यदि है तो फिर वह हमें नखलिस्तान पहुंचने से नहीं रोकता। अगर हम दोनों में से किसी ने भी केवल अपने साहस के बलबूते पर बिना इस भाषा को समझे यह यात्रा शुरू की होती तो बहुत मुश्किलें होती। दोनों वहीं खड़े पूर्णिमा के शीतल चांद को देखते रहे। यही जादू है सगुनों का, लड़के ने कहा। मैंने देखा है कि किस तरह गाइड रेगिस्तान के निशाने को पढ़ते हैं और किस तरह कारवा की आत्मा रेगिस्तान की आत्मा से बातचीत करती है। तो अंग्रेज ने कहा, बेहतर होगा कि मैं भी कारवा की ओर अधिक ध्यान दूं और मैं तुम्हारी किताबें भी पढ़ूं, लड़के ने कहा। वे बड़ी अजीब किताबें थी। उनमें बातें लिखी थी पारे की, नमक की, नाग दैत्य की और बादशाहों की, जो उसकी समझ से परे थी। मगर एक विचार था जो हर किताब में बार बार आता था, और वह यह कि हर एक वस्तु एक ही चीज की अभिव्यक्ति है। एक किताब पढ़ने से उसे पता चला कि कीमियागारी के साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण पाठ कुछ ही पंक्तियों में मौजूद है, और वह एक नगीने पर अंकित है। यह है नगीने की टिकिया, अंग्रेज ने कुछ गर्व के साथ लड़के को समझाते हुए कहा। तो फिर तुम्हें इन ढेर सारी किताबों की क्या जरूरत है, लड़के ने पूछा। इसलिए कि हम नगीने पर खुद ही लाइनों को समझ सके। अंग्रेज ने ऐसे कहा जैसे कि उसको खुद ही अपनी बात पर विश्वास न हो। लड़के को जो सबसे अच्छी किताब लगी उसमें मशहूर कीमियागारों की कहानी वर्णित थी। वे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना सारा जीवन प्रयोगशालाओं में धातुओं के शुद्धिकरण में लगा दिया था। उनका विश्वास था कि यदि धातु को सालों तक तपाया जाए तो वह अपने गुणधर्म से अलग हो जाएगी, और जो बचेगा वही विश्वात्मा होगी। यही विश्वात्मा उन्हें दुनिया की किसी भी चीज को समझने में समर्थ बनाती थी, क्योंकि यही तो वह भाषा है जिसके द्वारा प्रत्येक वस्तु एक दूसरे से बात करती है। उस खोज को उन्होंने उत्कृष्ट कृति का नाम दिया, जिसका कुछ हिस्सा द्रव्य पदार्थ था और कुछ ठोस। क्या तुम आदमियों और सगुनों को केवल ध्यान से देखकर ही उनकी भाषा को समझ सकते हो, लड़के ने पूछा। लगता है हर वस्तु को आसान करके देखने का तुम पर जुनून सवार हो गया है, अंग्रेज ने कुछ झल्लाकर कहा। कीमियागारी एक गंभीर साधना है। हर एक कदम ठीक उसी तरह रखना पड़ता है कि जैसे कि गुरुओं ने रखे थे। लड़के ने जाना कि इस उत्कृष्ट कृति का द्रव्य वाला भाग अमृत है। उससे सारी बीमारियां दूर हो जाती है। उसी की वजह से कीमियागर
कभी बूढ़े नहीं होते, और जो ठोस भाग है उसे पारसमनी कहते हैं। पारसमनी को हासिल करना आसान काम नहीं है, अंग्रेज ने कहा। कीमियागारों ने अपनी प्रयोगशालाओं में धातुओं के शुद्धिकरण में सालों साल लगा दिए। धीरे धीरे उनके सारे दुनियावी दंभ दूर हो गए। धातुओं को शुद्ध करते करते उनका अपना भी शुद्धिकरण हो गया। लड़के को क्रिस्टल व्यापारी की याद आ गई। उसने कहा था कि क्रिस्टल साफ करना अच्छा है, इससे उसके नकारात्मक विचार भी साफ हो जाएंगे। लड़के को इस बात का यकीन होता जा रहा था कि कीमियागारी रोजमर्रा की जिंदगी से सीखी जा सकती है। इसके साथ ही अंग्रेज बोला, पारसमनी का एक और चौंका देने वाला गुण है, उसके एक छोटे से हिस्से से ढेर सारी धातु को सोने में बदला जा सकता है। पारसमनी का नाम तो सुना ही होगा तुमने। यह सुनकर कीमियागारी में लड़के की रुचि और बढ़ गई। उसने सोचा, थोड़े धैर्य के साथ वह हर वस्तु को सोने में बदल सकेगा। उसने उन तमाम लोगों की जीवनी पढ़ डाली जो ऐसा कर पाने में सफल हुए थे। हेल्वेसियस, इलियास, फुलकनेली और गेबर, बड़ी लुभावनी कहानियां थी वे। हर आदमी अपनी नियति के साथ जिया। उन्होंने यात्राएं की, बुद्धिजीवियों से विचार विमर्श किया, अविश्वासी लोगों के सामने बहुत से चमत्कार किए और अमृत तथा पारसमनी का स्वामित्व हासिल किया। मगर जब लड़के ने उस उत्कृष्ट कार्य को सीखना चाहा तो वो भूल भुलैया में पड़ गया। वहां तो बस कुछ चित्र थे, सांकेतिक आदेश थे और अस्पष्ट लिखावट थी। वे लोग चीज़ों को इतना जटिल क्यों बना देते हैं? एक रात लड़के ने अंग्रेज से सवाल किया। लड़के को लगा कि अंग्रेज कुछ खिन्न था और उसके पास कोई किताब भी नहीं थी, इसलिए कि जो वास्तव में उसे समझना चाहते हैं वे ही उसे समझ पाए। जरा सोचो, अगर हर कोई लोहे को सोना बनाने लगे तो सोने की कीमत ही क्या रह जाएगी? अंग्रेज ने जवाब दिया, जो लोग दृढ़ निश्चयी हैं और इच्छुक हैं गहन अध्ययन के, वे ही ऐसी उत्कृष्ट कृतियों को प्राप्त कर सकते हैं। यही कारण है मैं यहाँ रेगिस्तान में हूँ। मैं एक सच्चे कीमियागार की तलाश में हूँ जो इन संकेतों के अर्थ ढूंढने में मेरी मदद कर सके। ये किताबें कब लिखी गई थी? लड़के ने पूछा। सदियों पहले। उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं, लड़के ने तर्क किया। हर किसी के लिए कीमियागारी सीखने का कोई तरीका भी नहीं था। फिर ऐसी अजीब भाषा का इस्तेमाल उन्होंने क्यों किया, वह भी इतने पेचीदा चित्रों के साथ? अंग्रेज ने सीधे सीधे इसका जवाब नहीं दिया। उसने कहा कि पिछले कुछ दिनों से वह बराबर कारवां की गतिविधियों पर नज़र रखे हुए है, मगर उसे तो कुछ नया सीखने को मिला नहीं। हाँ, इतना जरूर सुनने को मिला है कि कबीलों की लड़ाई का खतरा और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। एक दिन लड़के ने अंग्रेज को उसकी किताबें लौटा दी। तुमने इन किताबों से कुछ सीखा? अंग्रेज ने उत्सुकता से पूछा। वह किसी से बात करके लड़ाई के खतरे वाली बात को अपने दिमाग से दूर रखना चाहता था। मैंने सीखा कि विश्व की एक आत्मा है और जो इस बात को समझता है वह और चीज़ों की भाषा भी समझ सकता है। मैंने सीखा कि बहुत सारे कीमियागारों को अपनी नियति का पता चल गया था, पर उनकी उपलब्धि विश्वात्मा की खोज पारसमनी और अमृत पाने तक ही सिमट कर रह गई। मगर इस सबसे ज़्यादा मैंने यह सीखा कि ये सब चीज़ें इतनी सरल हैं कि इन्हें नगीने की सतह पर भी लिखा जा सकता है। अंग्रेज को निराशा हुई। उसके सालों साल का शोध, जादुई संकेत, अजनबी शब्द और प्रयोगशाला के साजो सामान का उस पर कोई असर ही नहीं पड़ा था। उसे लगा कि उसकी आत्मा इतनी पिछड़ी अवस्था में है कि वह कुछ भी समझने के लायक ही नहीं है। उसने किताबें वापस ले ली और झोलों में रख दी। तुम बस कार्यवाही देखते रहो, उसने लड़के से कहा। मुझे भी उसने कुछ नहीं सिखाया। लड़का रेगिस्तान में फैली शांति और जानवरों के खुरों से उड़ती रेत को देखता हुआ सोचता रहा। हर आदमी का सीखने का अपना ही तरीका होता है। लड़के ने स्वयं से कहा, उसका तरीका मेरे जैसा नहीं है, न मेरा उसके जैसा, मगर हम दोनों को अपनी अपनी नियति की तलाश है। यही बात है जो मेरे मन में उसके लिए इज्जत पैदा करती है। अब कारवां रात और दिन सफ़र करने लगा। काले लबादे वाले बद्दू बार बार दिखाई देने लगे। ऊंट चालक, जो कि अब लड़के का मित्र बन चुका था, का कहना था कि कबीलों की लड़ाइयाँ शुरू हो गई है। हम बड़े भाग्यशाली होंगे अगर हमारा कारवां नखलिस्तान तक सही सलामत पहुंच सका तो। जानवर भी थककर चूर हो गए थे। आदमी एक दूसरे से कम बात करने लगे थे। रात का सन्नाटा भयावह हो चला था। अब अगर कोई ऊंट हिनहिनाता, जो कि पहले केवल ऊंट का हिनहिनाना ही होता था, तो सबके मन में इस बात का डर पैदा कर जाता कि कहीं यह आक्रमण का संकेत तो नहीं है। ऊंट चालक को लड़ाई से जैसे कोई मतलब ही नहीं था। एक रात जब न आकाश में चांद था
और ना अलाव में जलती आग की रोशनी, तो उसने लड़के से कहा, मैं जिंदा हूँ। खजूर खाते हुए उसने आगे कहा, जब मैं कुछ खा रहा होता हूँ तो बस मैं केवल उसी के बारे में सोचता हूँ। जब मैं चल रहा होता हूँ तो केवल चलने पर ध्यान देता हूँ। अगर मुझे लड़ना ही पड़ा तो वह दिन भी मेरे लिए उतना ही अच्छा दिन होगा जितना कि कोई और दिन। मैं ना अपने अतीत में जीता हूँ ना भविष्य में, मैं तो बस अपने वर्तमान से मतलब रखता हूँ। अगर तुम अपने वर्तमान में मन लगाकर जी सको तो तुम हमेशा सुखी रहोगे। तुम्हें रेगिस्तान में भी जिंदगी दिखाई देगी, आसमान में झिलमिलाते तारे नजर आएंगे और कबीले आपस में क्यों लड़ते हैं यह भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि है तो वे भी इसी इंसानी बिरादरी का हिस्सा। जिंदगी तुम्हारे लिए जश्न की तरह हो जाएगी, एक बड़े त्यौहार की मानिंद, क्योंकि जीवन क्या है, वह लम्हा, वह क्षण जो हम अभी जी रहे हैं। 2 रात बाद जब वह लड़का सोने की तैयारी कर रहा था तो उसने आसमान में जगमगाते सितारों को देखा। उसे लगा कि क्षितिज और रातों के मुकाबले कुछ नज़दीक आ गया है। चूंकि सितारों को वह अब रेगिस्तान में फैला हुआ देख सकता था। यह नखलिस्तान है, ऊंट चालक ने कहा। तो हम अभी वहां क्यों नहीं चले जाते? लड़के ने पूछा। क्योंकि अभी हमें सोना है। सूर्योदय के साथ लड़के की नींद खुल गई। उसके सामने जहां पिछली रात सितारे बिखरे पड़े थे, अब खजूर के वृक्षों की अंतहीन कतारें थी जो पूरे रेगिस्तान में फैली थी। अंग्रेज भी उस दिन जल्दी उठ गया था। खुश होते हुए वह भी बोला, हम नखलिस्तान पहुंच गए। लेकिन लड़का खामोश था। वह रेगिस्तान की खामोशी में खो गया था और पेड़ों की कतार को देखकर ही संतुष्ट था। उसे पिरामिडों तक पहुंचने के लिए अभी भी लंबा सफर तय करना था। और तब वहां पहुंचकर आज की यह सुबह एक यादगार बनकर रह जाएगी। मगर यह तो वर्तमान के क्षण थे, ऊंट चालक के शब्दों में जश्न के क्षण। वह उन्हें उसी तरह जीना चाहता था जैसा कि वह जीत आया है, अपने अतीत और भविष्य के सपनों को लेकर। हो सकता है कि खजूर वृक्षों की ये कतारें भविष्य में विगत की यादगार मात्र रह जाए, पर अभी तो इसके पास छाया है, पानी है और कबीलों की लड़ाई से बचने के लिए शरण। कल ऊंट की हिनहिनाहट डर का संकेत दे रही थी और आज खजूर के पेड़ों की ये कतारें किसी चमत्कार की सूचना दे रही है। दुनिया तरह तरह से बोलती है, लड़के ने सोचा। समय बड़ी जल्दी बीत जाता है, उसी तरह कारवां भी। नखलिस्तान में सैकड़ों लोगों और जानवरों के कारवां को पहुंचते देख कीमियागार ने सोचा। नए लोगों के आगमन पर लोगों में शोर मच गया। धूल से रेगिस्तान का सूरज ढक गया। नखलिस्तान के बच्चे अजनबी लोगों के आने पर उत्साह से भर गए। कीमियागार ने देखा कबीले का सरदार कारवां के मुखिया का स्वागत करके उससे लंबी बातचीत में व्यस्त हो गया है। मगर इस सब का कीमियागार के लिए कोई महत्व नहीं था। उसने बहुत से लोगों को आते जाते देखा था, मगर रेगिस्तान वैसा का वैसा था, वहीं का वहीं जहां वो पहले था। उसने बादशाहों और भिखारियों को रेगिस्तान पार करते हुए देखा था। रेत के टीले हर बार हवा के झोंकों से अपना स्थान और आकार बदलते रहते थे, मगर रेत वही रहती थी जो वह बचपन से देखता आया है। उसे लोगों के चेहरे पर खुशी देखकर बड़ा अच्छा लगता था, खासकर उस वक्त जब कारवां के मुसाफिर पीली रेत और नीले आकाश को हफ्तों देखते देखते एकाएक खजूर के पेड़ों की हरी कतारें देखते। उसने सोचा, ईश्वर ने यह रेगिस्तान शायद इसलिए बनाया है कि आदमी खजूर के हरे पेड़ों को देखकर खुश हो सके। कीमियागार ने अपना ध्यान व्यवहारिक बातों पर केंद्रित किया। उसे मालूम पड़ गया था कि उस कारवां में एक आदमी ऐसा भी है जिसको उसे कीमियागारी के रहस्य सिखाने थे। सगुन संकेतों से उसे इस बात का पता लग गया था। वह उस आदमी को नहीं जानता था, मगर उसकी तजुर्बेकार आंखें उस आदमी को देखते ही तुरंत पहचान गई। उसे उम्मीद थी कि वह आदमी उसके पिछले शिष्य की तरह तेजस्वी और होशियार होगा। पता नहीं क्यों यह सब व्यक्तिगत तौर पर मौखिक प्रणाली द्वारा ही क्यों एक दूसरे को सिखाया जाता है। उसने सोचा, ऐसा तो नहीं है कि यह बहुत रहस्यमय है। ईश्वर ने तो अपने सारे रहस्य सभी प्राणियों पर बड़े सहज रूप से प्रकट कर दिए हैं। अपने प्रश्न का उसके पास एक ही जवाब था। इस ज्ञान को इसी तरह इसलिए देना पड़ता है क्योंकि यह जीवन शोध की पवित्रतम स्थिति से बना है और इस तरह के जीवन को शब्दों या चित्रों से नहीं बताया जा सकता। लोग शब्दों और चित्रों में इस कदर खो जाते हैं कि वह सार्वभौमिक भाषा को भुला देते हैं। लड़के को उस पर यकीन नहीं हुआ जो वह देख रहा था। नखलिस्तान भूगोल की किताब में जो उसने देखा था उसमें तो नखलिस्तान बस कुछ खजूर के पेड़ों से घिरा हुआ पानी का एक कुआं भर था, पर यह तो वास्तव में स्पेन के कई शहरों से भी बड़ा था। 300 कुएं
और 50,000 खजूर के पेड़ों के बीच अनगिनत रंग बिरंगे तंबू लगे हुए थे। लड़के को उस पर यकीन नहीं हुआ जो वह देख रहा था। नखलिस्तान। भूगोल की किताब में जो उसने देखा था, यह तो 1001 रातें वाली अलिफ लैला की कहानी जैसा लग रहा है, अंग्रेज ने कहा, जो कीमियागार से मिलने के लिए उतावला था। आते हुए जानवरों और लोगों को ताज्जुब से देखते हुए बच्चों ने उन्हें घेर लिया था। नखलिस्तान के पुरुष जानना चाहते थे कि उन्होंने कोई लड़ाई देखी है या नहीं। औरतों में भी व्यापारियों द्वारा लाए गए कीमती पत्थरों और कपड़ों को देखने के लिए आपस में होड़ थी। रेगिस्तान की खामोशी दिवास्वप्न बनकर रह गई थी। कारवा के सभी यात्री बिना रुके बोले जा रहे थे, हंस रहे थे, चिल्ला रहे थे, मानो वे अभी अभी रूहानी दुनिया से आए हो और एक बार फिर दुनियावी लोगों से मिल रहे हो। वे बड़े सहज और खुश थे। रेगिस्तान में वे सारी जरूरी एहतियात बरत रहे थे। ऊंट चालक ने लड़के को बताया था कि नखलिस्तान हमेशा से तटस्थ क्षेत्र माने जाते रहे हैं। वहाँ रहने वालों में बहुतायत स्त्रियों और बच्चों की होती है। पूरे रेगिस्तान में नखलिस्तान भरे पड़े हैं, लेकिन कबीले वाले हमेशा रेगिस्तान में ही लड़ाई करते हैं। शरण लेने के लिए नखलिस्तानों को छोड़ देते हैं। कुछ परेशानी के बाद कारवा का सरदार सब लोगों को एक जगह पर एकत्र कर पाया और हिदायत देते हुए बोला, हम लोग यहाँ तब तक ठहरेंगे जब तक कबीलों की आपसी लड़ाई खत्म नहीं हो जाती। चूंकि हम यहाँ आगंतुक हैं, इसलिए यहाँ के निवासियों की रिहायशी जगहों में साथ साथ ही रहना होगा। हमारे मेजबानों की हर कोशिश होगी कि रहने के लिए अच्छे से अच्छा स्थान मिले। मेहमान नवाजी का यही दस्तूर है। फिर उसने हर एक व्यक्ति से अपने पहरेदारों समेत कहा कि वे अपने हथियार उन लोगों के हवाले कर दे जिन्हें कबीले के सरदार ने नियुक्त किया है। लड़ाई के यही नियम है, सरदार ने खुलासा करते हुए कहा। नखलिस्तान में फौज या फौजियों को शरण देना मना है। लड़के को आश्चर्य हुआ जब अंग्रेज ने अपने झोले से एक रिवाल्वर निकालकर हथियार एकत्र करने वाले के सुपुर्द किया। रिवाल्वर क्यों? लड़के ने पूछा। इससे मुझे लोगों पर विश्वास करने में मदद मिलती है, अंग्रेज ने जवाब दिया। इस बीच लड़का अपने खजाने के बारे में सोचने लगा। जो वह अपने सपने के करीब आता जा रहा था, चीजें मुश्किल होती जा रही थी। उसे लगा कि बूढ़े बादशाह द्वारा बताई शुरुआती तकदीर ने काम करना बंद कर दिया था। अपने सपने को साकार करने की तलाश में उसे बराबर अपनी लगन और हिम्मत का इम्तिहान देना पड़ रहा था। इसलिए न वह उतावली से पेश आ सकता था और न बेसब्री से। अगर वह अपनी अंतः प्रेरणा का कहा मानने लगा तो वह अपने रास्ते में ईश्वरीय लक्षण और शकुन देख पाने में असमर्थ होगा। ईश्वर ने अब तक उन्हें मेरे रास्ते में बिछाया है। उसे अपनी सोच पर आश्चर्य हुआ। अब तक वह सगुनों को केवल इस दुनिया की कोई वस्तु मानता था, जैसे कि खाना और सोना या फिर प्रेम करना, किसी नौकरी पर जाना। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि वे सगुन ईश्वर की भाषा है, जिसके जरिए वह बताना चाहता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। इतने बेसब्र मत बनो, उसने खुद से कहा। वैसे ही जैसे ऊंट चालक ने कहा था, खाओ जब खाने का वक्त हो और आगे बढ़ो जब आगे बढ़ने का वक्त हो। उस दिन सब थककर पड़ते ही सो गए, अंग्रेज भी। लड़के को ऐसी जगह ठहराया गया जो उसके दोस्त से बहुत दूर थी। उसके तंबू में उसी के हम उम्र 5 और नवयुवक ठहरे हुए थे। वे सब रेगिस्तान के रहने वाले थे और उस लड़के के बड़े शहर की बातें सुनना चाहते थे। लड़के ने उन्हें अपने गडरिये जीवन की कथा सुनाई और क्रिस्टल के दुकान पर हुए अपने अनुभव सुनाने जा ही रहा था कि वह अंग्रेज तंबू में आ गया। मैं सुबह से तुम्हें ढूंढ रहा हूं, उसने कहा और लड़के का हाथ पकड़कर तंबू से बाहर आ गया। मैं चाहता हूं तुम कीमियागार को ढूंढने में मेरी मदद करो। पहले तो उन दोनों ने मिलकर खुद ही कीमियागार को ढूंढ निकालने की कोशिश की। कीमियागार इस नखलिस्तान में रहने वालों की तरह थोड़े ही रहता होगा। जरूर उसके तंबू में भट्टी लगातार जलती रहती होगी। उन्होंने हर जगह उसकी तलाश की, मगर नखलिस्तान उनकी कल्पना से कहीं ज़्यादा बड़ा था। उसमें सैकड़ों तंबू थे। हमने पूरा दिन यूं ही बेकार गवा दिया, अंग्रेज ने एक कुएं के पास बैठते हुए लड़के से कहा। चलो किसी से पूछ लेते हैं, लड़के ने सलाह देते हुए कहा। अंग्रेज नहीं चाहता था कि लोगों को पता चले कि वह यहाँ क्यों आया है, इसलिए वह कुछ तय नहीं कर पाया, लेकिन फिर इस बात पर राजी हो गया कि वह लड़का जो उसके मुकाबले बेहतर अरबी जुबान जानता था वही उसका पता मालूम करे। लड़के ने कुएं पर मशक भरने आई एक महिला के पास जाकर सलाम करते हुए कहा, यहाँ नखलिस्तान में कोई कीमियागार रहता है? महिला ने कहा कि उसने तो कभी ऐसे किसी शख्स के बारे में नहीं सुना।
और जल्दी से वापस चली गई। जाते जाते वह लड़के को समझा गई कि बेहतर होगा वह काला बुर्का पहने किसी औरत से बात करने की कोशिश न करे, क्योंकि वे शादीशुदा होती है। उसे यहाँ के रिवाजों का ख्याल रखना चाहिए। अंग्रेज को बड़ी निराशा हुई। उसे लगा उसकी इतनी लंबी यात्रा व्यर्थ गई। लड़के को भी दुख हुआ। उसका दोस्त भी तो अपनी नियति को खोजने निकला था, और जब कोई ऐसा कर रहा होता है तो पूरा ब्रह्मांड उसकी मदद करता है। यही तो कहा था उस बूढ़े बादशाह ने। वह गलत नहीं हो सकता। मैंने कभी किसी कीमियाकार के बारे में सुना ही नहीं था, लड़के ने कहा। हो सकता है यहाँ भी किसी ने न सुना हो। अंग्रेज की आंखों में चमक आ गई। बिल्कुल ठीक, हो सकता है यहाँ भी किसी ने कीमियाकार के बारे में कभी सुना ही ना हो। अच्छा, अब इस तरह मालूम करो कि यहाँ लोगों की बीमारियों का इलाज करने वाला कोई है। अंग्रेज के जोर देने पर भी लड़के ने किसी भी ऐसी औरत से बात नहीं की जो काला बुर्का पहनकर कुएं से पानी भरने आई थी। तभी वहां एक आदमी आया। लड़के ने उससे पूछा, क्या आप किसी ऐसे आदमी को जानते हैं जो बीमार लोगों का इलाज करता हो? हमारी बीमारियां तो अल्लाह ही दूर करता है, इन अजनबियों से आशंकित उस व्यक्ति ने जवाब दिया। क्या आप लोग भूत प्रेतों के डॉक्टर या ओझा की तलाश में तो नहीं हैं? यह कहने के बाद उसने कुरान की कुछ आयतें पढ़ी और वहां से चला गया। थोड़ी देर में एक और आदमी आया। वह उम्र में बड़ा था और उसके हाथ में एक छोटी बाल्टी थी। लड़के ने अपना सवाल दोहराया। आप लोग क्यों इस तरह के आदमी को ढूंढ रहे हैं? उस अरब ने पूछा। क्योंकि मेरा दोस्त उससे मिलने के खातिर इतनी दूर चलकर आया है, लड़के ने जवाब दिया। अगर ऐसा कोई आदमी इस नखलिस्तान में रहता है तो वह बहुत ही ताकतवर होगा। फिर कुछ पल सोचकर उस अधेड़ आदमी ने कहा, यहाँ कबीले के मुखिया भी उससे नहीं मिल सकते जब तक कि वह खुद ना चाहे। सुनो, लड़ाई खत्म होने का इंतजार करो, फिर कारवा के साथ आगे बढ़ जाओ। इस नखलिस्तान के जीवन में घुसने या दखल देने की कोशिश मत करो। यह कहकर वह भी चला गया। मगर अंग्रेज बहुत खुश था। वे सही रास्ते पर थे। अंत में एक नवयुवती वहां पर आई जो काले कपड़ों में नहीं थी। उसके कंधे पर एक बर्तन था। उसका सिर तो ढका हुआ था मगर चेहरा खुला हुआ था। लड़के ने उसके पास जाकर कीमियागार का पता पूछना चाहा। उस क्षण उसे लगा कि वक्त ठहर गया है और उसकी अंतरात्मा उसे कुछ कह रही है। उसने जब उस नवयुवती की काली आंखों में झांक कर देखा, उसके होठ देखे जो मुस्कुराहट और खामोशी के बीच ठहरे हुए से थे, तब उसे दुनिया की वह भाषा फौरन समझ में आ गई जो सभी बोलते हैं, समझते हैं अपने दिल से। वह प्यार था, मानवता से भी पुराना, रेगिस्तान से भी पुराना। जब भी दो आंखें मिलती है ऐसा ही होता है, जैसा कि इस कुएं पर हुआ। वह मुस्कुरा दी। यह निश्चय ही एक शुभ शगुन था जिसका वह बिना जाने ही सारी जिंदगी इंतजार करता आया था, जिसे वह ढूंढ रहा था अपनी भीड़ों में, किताबों में, क्रिस्टलों में और रेगिस्तान की खामोशी में। वह दुनिया की शुद्धतम भाषा थी। उसका मतलब समझाने की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक उसी तरह जैसे अंतहीन समय में परिक्रमा करती पृथ्वी को कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं होती। लड़के को उस क्षण लगा कि वह अपने जीवन की एकमात्र और अद्वितीय स्त्री के सामने है, और यह कि बिना शब्दों की जरूरत की उस स्त्री को भी यही लगा था। दुनिया की किसी चीज पर यकीन से ज्यादा उसे इस एहसास पर यकीन था। उसके माता पिता, दादा दादी ने उसे बताया था कि प्रेम तो जरूर करना चाहिए, लेकिन वचन देने से पहले दूसरे को समझ लेना बहुत जरूरी है। जो ऐसा सोचते हैं उन्होंने कभी सार्वभौम भाषा नहीं सीखी। जो इस भाषा को जानते हैं उन्हें मालूम है कि इस दुनिया में कोई है जो उसका इंतजार कर रहा है, वह फिर चाहे रेगिस्तान के बीचों बीच हो या किसी बड़े शहर में। जब कभी दो ऐसे व्यक्ति मिलते हैं, उनकी नजरें मिलती हैं, तो अतीत और भविष्य बेमानी हो जाता है। तब रह जाता है केवल वह क्षण और इत्मीनान, एक इतना गहरा यकीन कि दुनिया में जो कुछ भी है सब कुछ उसी एक के हाथों पहले से लिखा हुआ है। वही हाथ प्यार पैदा करता है और दुनिया में हर एक के लिए जुड़वा आत्मा। ऐसे प्यार के बिना किसी के सपनों का कोई अर्थ नहीं है। मकतूब, लड़के ने सोचा। अंग्रेज ने लड़के को झकझोरते हुए कहा, कहाँ खो गए, पूछो ना। लड़का उस नवयुवती के थोड़ा और पास आ गया और जब वह मुस्कुराई तो वह भी मुस्कुरा दिया। क्या नाम है तुम्हारा? लड़के ने पूछा। फातिमा, लड़की ने नजरें झुकाकर कहा। मेरे देश में भी कुछ स्त्रियों का यही नाम है।
फातिमा पैगंबर की बेटी थी। हमलावरों ने इस नाम को सब देशों में फैला दिया। खूबसूरत लड़की ने हमलावरों शब्द पर थोड़ा अभिमान जताया। अंग्रेज ने उसे फिर याद दिलाया और लड़के ने लोगों की बीमारी का इलाज करने वाले का पता पूछा। वही जो दुनिया के सारे रहस्य जानता है, उसने कहा, जो रेगिस्तान के जिन्नात से बातें करता है। जिन्नों में अच्छी और बुरी दोनों तरह की आत्माएं बसती है। और लड़की ने दक्षिण की ओर इशारा करते हुए उस अजीब आदमी का ठिकाना बताया। फिर उसने अपने बर्तन में पानी भरा और वहां से चली गई। और अंग्रेज भी वहां से गायब हो गया कीमियागार को तलाशने के लिए। लड़का कुएं की मुंडेर पर देर तक बैठा रहा और याद करने लगा वह दिन जब तरीफा में भूमध्य सागरीय हवा का एक झोंका इसी नवयुवती की खुशबू लेकर आया था। और उसने उसे तब भी प्यार किया था जब उसे यह मालूम भी नहीं था कि दुनिया में ऐसी किसी औरत का अस्तित्व भी है। उसे पक्का यकीन हो गया कि उसका यह प्यार ही उसे दुनिया का हर खजाना ढूंढ लेने में मदद करेगा। अगले रोज लड़का फिर कुएं पर गया, इस उम्मीद में कि शायद फिर से उस लड़की का दीदार हो जाए। आश्चर्य की बात यह थी कि वह अंग्रेज वहां मौजूद था और रेगिस्तान को एकटक देखे जा रहा था। मैं पूरी दोपहर और शाम कीमियागार से मिलने का इंतजार करता रहा। उसने कहा। शाम के पहले तारे के साथ वह बाहर आया। मैंने बताया कि मुझे किस चीज़ की तलाश है और तब उसने मुझसे पूछा कि क्या मैंने कभी शीशे को सोने में बदला है। मैंने कहा, वही सीखने के लिए तो मैं यहाँ आया हूँ। तो उसने मुझसे कहा, मुझे वैसा करने की कोशिश करनी चाहिए बस। फिर बोला, जाओ और कोशिश करो। लड़का चुप रहा। बेचारा अंग्रेज क्या इतनी दूर का सफ़र तय करके यही सुनने आया था कि जाओ फिर कोशिश करो, जबकि वह ऐसी कोशिशें कई बार कर चुका है। ठीक है, तो फिर से कोशिश करो, उसने अंग्रेज से कहा। वही करूँगा, मैं जा रहा हूँ शुरू करने। अंग्रेज चला गया तो फातिमा कुएं पर आई। वह पानी भरने लगी तो लड़के ने उससे कहा, मैं तुमसे एक ही बात कहने आया हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम मेरी बीवी बनना मंजूर करोगी? लड़की के हाथ से बर्तन छूट गया और पानी बिखर गया। मैं हर रोज़ तुम्हारा यही इंतजार करूँगा। मैंने पूरा रेगिस्तान पार किया उस खजाने की तलाश में जो कहीं पिरामिडों के पास है, और मेरे लिए कबीलों की लड़ाई मानो अभिशाप बन गई थी। मगर अब लगता है कि नहीं, लड़ाई तो मेरे लिए वरदान थी, नहीं तो मैं तुमसे कैसे मिलता। लड़ाई किसी दिन खत्म हो जाएगी, लड़की ने कहा। लड़के ने चारों ओर खड़े खजूर के पेड़ों की तरफ देखा और खुद को याद दिलाया कि वह गडरिया था और फिर से गडरिया बन सकता है। फातिमा उसके लिए किसी भी खजाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कबीले वाले हमेशा खजाने की तलाश में रहते हैं, लड़की ने कहा, जैसे कि उसने अनुमान लगा लिया हो कि उस वक्त वह क्या सोच रहा था। और रेगिस्तान में रहने वाली औरतें अपनी कबीले के आदमियों पर गर्व करती है। उसने पानी भरा और वहाँ से चली गई। लड़का हर रोज़ फातिमा से मिलने कुएं पर जाता था। उसने लड़की से अपने गडरिया जीवन के बारे में बताया, बूढ़े बादशाह के बारे में और क्रिस्टल के दुकान के बारे में भी बताया। उन दोनों में दोस्ती हो गई। उन 15 मिनटों को छोड़कर जो वह फातिमा के साथ बिताता था, उसे लगता कि पूरा दिन इतना लंबा हो गया है कि काटे नहीं कटता। नखलिस्तान में रहते हुए लगभग 1 महीना बीत गया था। एक दिन कारवा के सरदार ने सब यात्रियों को बुलाकर एक सभा की। उसने कहा, लड़ाई कब तक चलेगी कुछ पता नहीं, इसी वजह से हम अपना सफ़र शुरू नहीं कर सकते। हो सकता है लड़ाई लंबी चले, शायद कई सालों तक। दोनों ही तरफ बहादुर योद्धा हैं और यह लड़ाई दोनों ही फौजों के लिए महत्वपूर्ण है। यह लड़ाई बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए नहीं है। यह लड़ाई तो यह आजमाने के लिए है कि कौन ज़्यादा ताकतवर है। जब लड़ाई इस मकसद के लिए होती है तो बहुत देर तक चलती है, क्योंकि तब अल्लाह उन दोनों के साथ होता है। लोग अपने अपने ठिकानों पर वापस चले गए। लड़का दोपहर के समय फातिमा से मिलने गया। उसने सुबह की सभा की बातें उससे बताई। जिस दिन हमारी मुलाकात हुई थी उसके अगले दिन ही तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। फातिमा अपनी बात कह रही थी। उस दिन तुमने मुझे उस सर्वव्यापी भाषा और विश्वात्मा के बारे में कुछ सिखाया था। लगता है उसी के कारण मैं तुम्हारा एक हिस्सा बन गई हूँ। लड़के ने उसकी आवाज़ सुनी तो उसे लगा कि वह खजूर के पत्तों से लहराकर आती हवा की आवाज़ से कहीं ज़्यादा सुरीली और मधुर है। मैं यहाँ इस नखलिस्तान में न जाने कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। मैं अपना अतीत भूल गई हूँ, मुझे अपनी परंपराएं भी याद नहीं, और मैं वो तौर तरीके भी भुला चुकी हूँ
जिनके तहत रेगिस्तान के पुरुष यहाँ की औरतों को बर्ताव करते देखना चाहते हैं। मैं जब बहुत छोटी थी तब से सपने देखा करती थी कि रेगिस्तान मेरे लिए एक बहुत ही नायाब तोहफा लेकर आएगा, और वह तोहफा अब मुझे मिल चुका है। जानते हो क्या? वह तोहफा तुम हो। लड़के का मन हुआ फातिमा के हाथ अपने हाथों में ले ले, मगर फातिमा के हाथ तो पानी का बर्तन संभाले थे। तुमने मुझे अपने सपनों के बारे में बताया, उस बूढ़े बादशाह और खजाने के बारे में बताया, और तुमने मुझे संकेतों और सगुनों के बारे में भी बताया। अब मुझे किसी बात का डर नहीं है, क्योंकि उन्हीं संकेतों के सहारे तुम यहाँ मेरे पास आए हो, और मैं अब तुम्हारे सपनों की भागीदार हूँ, जिसे तुम नियति कहते हो। इसलिए मैं चाहती हूँ तुम अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ो। अगर तुम्हें लड़ाई खत्म होने तक इंतजार करना है तो वह भी करो। अगर तुम उससे पहले ही जाना चाहते हो तो अपने सपने को साकार करने के लिए अवश्य चले जाओ। रेत के टीले तो हवा से इधर उधर बदलते रहते हैं, मगर रेगिस्तान कभी नहीं बदलता। हमारा प्यार भी कभी नहीं बदलेगा। मकतूब, लड़की ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, अगर मैं सचमुच तुम्हारे सपनों का एक हिस्सा हूं तो तुम एक दिन जरूर वापस आओगे। उस दिन फातिमा से अलग होते हुए लड़के का मन बहुत दुखी था। उसे अपनी जान पहचान के सभी विवाहित गड़रिये का ध्यान आया। कितना मुश्किल होता था उनके लिए अपनी पत्नियों को समझना कि दूर चारागाहों में जाना उनकी मजबूरी है, मगर प्यार उन्हें रोकता था कि वे उनके साथ रहे जिनसे वे प्यार करते हैं। अपनी अगली मुलाकात में उसने फातिमा से वह सब कह डाला जो फातिमा ने कहा। रेगिस्तान हमारे आदमियों को हमसे दूर ले जाता है, कभी कभी वे लौटकर आते भी नहीं। हमें आदत है और मालूम भी है कि जो लौटकर नहीं आते वे बादल बन जाते हैं, पशुओं का हिस्सा बन जाते हैं, जो बीहड़ों में छुप जाते हैं या उस पानी में समा जाते हैं जो ज़मीन से निकलता है। इस तरह वो हमारी हर चीज़ का एक हिस्सा बनकर हम में शामिल हो जाते हैं, यानी विश्व की आत्मा में। कुछ लोग वापस भी आ जाते हैं। उन्हें देखकर बाकी औरतें भी खुश हो जाती है, इस आशा से कि एक दिन उनके भी आदमी लौट आएंगे। मैं ऐसी औरतों को देखती थी तो उनकी खुशी से मुझे ईर्ष्या होने लगती थी। अब मैं भी उन्हीं औरतों में से एक होंगी जो किसी का इंतजार कर रही होगी। मैं रेगिस्तान की औरत हूँ और मुझे गर्व है इस बात का। मैं चाहती हूँ कि मेरा पति भी वैसे ही स्वच्छंद होकर विचरे जैसे कि वह हवा जो रेत के टीलों को नित नया रूप देती है। और अगर मुझे करना भी पड़ा तो मैं यह स्वीकार कर लूँगी कि मेरा पति बादलों में समा गया है, बादलों में, पशुओं में और इसके पानी में। लड़का अंग्रेज की खोज में निकल पड़ा। वह उसे फातिमा के बारे में बताना चाहता था। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि अंग्रेज ने अपने तंबू के सामने एक भट्ठी बना ली है। वह बड़ी अजीब सी भट्ठी थी जिसमें लकड़ियां जल रही थी और उसके ऊपर शीशे की एक पारदर्शी बोतल रखी थी जिसमें कुछ उबल रहा था। अंग्रेज की आंखों की चमक बदल गई थी। अब वह चमक किताब पढ़ने के समय के मुकाबले ज़्यादा चमकदार थी। यह मेरे काम का पहला चरण है, अंग्रेज ने कहा। मुझे गंधक को अलग अलग करना है और ऐसा करने के लिए जरूरी है कि मेरे मन में कोई भय ना हो। नाकामयाबी के डर से ही मैंने पहले यह काम नहीं किया। अब शुरू कर रहा हूँ जो मुझे 10 साल पहले करना चाहिए था। चलो, फिर भी खुशी है कि मुझे इसके लिए और 20 साल तक का इंतजार नहीं करना पड़ा। अंग्रेज ने भट्टी में कुछ और लकड़ियां डाली और लड़का भी वहीं रुका रहा जब तक डूबते सूरज की किरणों से रेगिस्तान भी गुलाबी नहीं हो गया। उसका मन हुआ रेगिस्तान में बहुत दूर तक जाने का, यह जानने के लिए कि रेगिस्तान की खामोशी के पास उसके सवालों का जवाब है या नहीं। वह उसी उहापोह में डूबा था, खजूर के पेड़ों को एकटक देखता हुआ। उसे हवा की आवाज़ सुनाई दी और पैरों के नीचे पत्थर भी महसूस हुए। यहाँ वहाँ उसे कोई सांप भी मिल गया जो उसे लगा कि बहुत पुराने समय में रेगिस्तान भी तो समुद्र ही रहा होगा। वह एक पत्थर पर बैठ गया और क्षितिज की सुंदरता ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। क्या प्यार और आधिपत्य में कुछ अंतर है? शायद हाँ, शायद ना, पर वह उन्हें अलग ना कर पाया। फातिमा इस रेगिस्तान की रहने वाली थी और यह रेगिस्तान ही उसे इस बात को समझने में मदद करेगा। वह यह सब सोच रहा था कि उसे लगा उसके ऊपर कोई छाया उड़ रही है। देखा तो चीलों का एक जोड़ा आसमान में उड़ रहा था, ऊंचे ऊंचे, बहुत ऊंचे। उसने चीलों को हवा में तैरते हुए देखा। हालांकि उनकी उड़ान में कोई रचना नहीं थी, मगर कुछ बात तो थी उसमें। यह बात और थी कि वह उसकी समझ से बाहर थी। उसने चीलों की उड़ान को ध्यान से देखा
और उसमें कुछ पढ़ना चाहा। क्या ये चीलें उसे प्यार का अर्थ समझा सकती है, जिसमें आधिपत्य की भावना न हो? उसे नींद आ रही थी। उसका दिल तो जागे रहने को था, मगर वह सोना भी चाह रहा था। मैं विश्व की सर्वव्यापी भाषा सीख रहा हूं और दुनिया की हर चीज मेरे लिए कोई मायने रखने लगी है, इन चीलों की उड़ान भी। उसने अपने आप से कहा। ऐसी मनोदशा में वह कृतज्ञ था कि उसे प्यार हो गया है। जब आप प्यार करने लगते हैं तो सभी चीजों के अर्थ और गहरे हो जाते हैं। अकस्मात एक चील ने आसमान में तेजी से डुबकी लगाई और दूसरी चील पर हमला कर दिया। क्षण भर को उसे लगा तलवारों से लैस एक फौज उस नखलिस्तान में घुस आई हो। उस ख्याल ने उसे झकझोर दिया। उसने लोगों को मारीचिका के बारे में बात करते सुना था, कुछ को स्वयं देखा भी था। वे भी तो इच्छाएं ही थी जो अपनी प्रबलता के कारण रेगिस्तान में प्रकट हो जाती थी। मगर यह फौज का नखलिस्तान पर हमला करने वाली मारीचिका, नहीं नहीं, वह ऐसा कभी नहीं चाहता था। वह युद्ध की बात भूलकर अपनी सोच में लौट जाना चाहता था। उसने एक बार फिर से अपना ध्यान रेगिस्तान के गुलाबी रंगों और पत्थरों पर केंद्रित करने की कोशिश की, मगर उसके दिल में कुछ ऐसा था जो ध्यान को जमने नहीं दे रहा था। हमेशा सगुनों की बात मानना, बूढ़े बादशाह ने कहा था। लड़के को फिर से वही युद्ध का दृश्य याद आ गया। यही नहीं, उसके अंतर्मन से आवाज आई, ऐसा होने जा रहा है। वह उठकर खड़ा हो गया, लौट चला पेड़ों की ओर। एक बार फिर उसने अलग अलग चीजों की जुबान पढ़नी चाहिए और उसे लगा इस वक्त रेगिस्तान सुरक्षित है और नखलिस्तान में खतरा बढ़ गया है। ऊंट चालक खजूर के पेड़ के सहारे बैठा हुआ सूर्यास्त देख रहा था। उसने रेत के टीलों की दूसरी तरफ से लड़के को आते हुए देखा। एक फौज बस आने वाली है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, लड़के ने कहा। तुम्हें कैसे मालूम? मैंने ऐसा दृश्य अपने मन में देखा है, ऊंट चालक बोला। रेगिस्तान में लोगों के दिल अक्सर ऐसे दृश्यों से भर जाते हैं। लड़के ने चीरों वाली घटना बताई, कैसे वह उन्हें आसमान में उड़ते हुए देख रहा था और उनमें से एक ने जब तेज डुबकी लगाकर दूसरी पर हमला किया तो उसे लगा उसने भी विश्व की आत्मा में डुबकी लगा ली है। ऊंट चालक लड़के की बात समझ रहा था। उसे मालूम था कि दुनिया की किसी भी एक चीज को देखकर पूरी दुनिया का इतिहास जाना जा सकता है। कोई चाहे तो किताब का कोई सा पृष्ठ खोल ले, किसी का हाथ देख ले या पक्षियों की उड़ान देख ले, गरज यह कि कुछ भी देख ले, तो वह व्यक्ति उस क्षण के अनुभव से संबंधों को जोड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि वे चीजें अपने आप में कुछ प्रकट करती है,